नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एम्स गुवाहाटी और 3 अन्य मेडिकल कॉलेजों को राष्ट्र को किया समर्पित। असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की भी रखी आधारशिला। 1120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित एम्स गुवाहाटी 30 आयुष बिस्तरों वाला 750 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक अस्पताल है। इस अस्पताल में हर साल 100 एमबीबीएस के छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता होगी। यह अस्पताल उत्तर पूर्व के लोगों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट का भी शिलान्यास किया। इसका निर्माण लगभग 546 करोड़ रुपए की लागत से होगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अत्याधुनिक आविष्कारों और अनुसंधान तथा विकास की सुविधा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करके आपके द्वार आयुष्मान अभियान का भी शुभारंभ किया। यह पहल कल्याणकारी योजनाओं की 100% संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने पूर्वोत्तर सहित पूरे देश में स्वास्थ्य संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हो रहे कामों को गिनाया। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के हेल्थ सेक्टर का 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक अपग्रेडेशन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हमारी सरकार में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम की भावना से तय होती है। भूखे लोगों, श्रेय के भूखे लोगों और जनता पर राज करने की भावना ने देश का बहुत अहित किया है। गुवाहाटी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। सड़क के दोनों ओर हजारों लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम पुलिस द्वारा डिजाइन किए गए एक मोबाइल एप्लीकेशन असम कॉप का भी शुभारंभ किया। यह ऐप अपराध और आपराधिक नेटवर्क, ट्रैकिंग सिस्टम और वाहन राष्ट्रीय रजिस्टर के डेटाबेस से अभियुक्तों और वाहनों की खोज की सुविधा प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देकर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के असीम सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका बताई। उन्होंने एक सशक्त और संवेदनशील न्यायपालिका को अहम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यायिक सेवाओं को और प्रभावी बनाने और सुलभ बनाने में तकनीक के इस्तेमाल को बेहद अहम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संदर्भ में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी जिक्र किया। वर्षों से जेलों में बंद कैदियों की सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल की प्रधानमंत्री ने खास चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में कई कानूनी प्रावधान ब्रिटिश काल से चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई अप्रासंगिक हो चुके कानून की समीक्षा कर सरकार ने उसे खत्म किया है। गुवाहाटी के सरसजई स्टेडियम में असमिया नववर्ष का जश्न और उस समय और यादगार हो गया जब भव्य उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। हजारों कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पूरे माहौल को अलग रंग और बेमिसाल रोशनी से भर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन कलाकारों का अभिवादन किया तो जवाब परंपरागत नृत्य और संगीत के साथ दिया गया। असम के 31 जिलों से आए 11,000 से अधिक कलाकारों ने अपने राज्य की मनमोह लेने वाली धरोहर को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया। एक ही स्थान पर दुनिया के सबसे बड़े बिहू नृत्य प्रदर्शन की श्रेणी में इस आयोजन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकारों के जोश और जज्बे को सराहते हुए भारतीय संस्कृति की ताकत को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं की क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि इसी विश्वास के दम पर तो वो बड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम को विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रह्मपुत्र नदी पर पलाशबाड़ी और सुवालकुची को जोड़ने वाले पुल का शिलान्यास किया। यह पुल इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिब्रूगढ़ के नामरूप में 500 टीपीडी क्षमता वाले मेथनॉल संयंत्र की भी शुरुआत की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्र में स्थित विभिन्न रेल खंडों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण सहित 5 रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में दिगारू, लॉम्बिंग खंड, गौरीपुर, अभयपुरी खंड, न्यू बोंगईगांव, धूपधारा खंड का दोहरीकरण, रानीनगर, जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी खंड का विद्युतीकरण, सेंचोवा सिलघाट टाउन और सेंचोवा मैराबाड़ी खंड का विद्युतीकरण परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने शिवसागर में रंगघर के सौंदर्यीकरण से संबंधित परियोजना का भी शिलान्यास किया। ये रंगघर अहोम संस्कृति और परंपराओं को चित्रित करने वाली सबसे प्रतिष्ठित संरचनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में कायम हुए शांति और विकास का खास जिक्र किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के संविधान के शिल्पकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान के प्रतीक और विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक शिक्षाविद, न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनेता और समाज सुधारक के रूप में प्रतिकूल परिस्थितियों में भी राष्ट्र के कल्याण के लिए निरंतर संघर्ष किया और ज्ञान की अलख जगाई। राष्ट्रपति ने देशवासियों को डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों और जीवन मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हुए एक समतामूलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को नमन किया। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा, समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहब को उनकी जयंती पर शत शत नमन। जय भीम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने संसद भवन परिसर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राष्ट्रपति ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य गणमान्य लोगों ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ा रही है। देश भर में आज बीजेपी कार्यकर्ता बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनका योगदान हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। नागपुर में दीक्षा भूमि में डॉक्टर BR अंबेडकर की 133वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पहुंचे। अमित शाह ऐसे समय पर पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं जब राज्य में अगले महीने पंचायत चुनाव होने हैं और पार्टी अपने संगठनात्मक तंत्र को मजबूत करने में जुटी हुई है। अमित शाह ने दौरे की शुरुआत सिउड़ी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके शुरुआत की। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल की बीरभूम की जनसंपर्क समावेश रैली में जनसमूह उमड़ा। रैली में अमित शाह ने एक के बाद एक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर करारा हमला बोला। अमित शाह ने तुष्टीकरण की राजनीति और राजनीतिक हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार की जमकर आलोचना की। बंगाल को बम धमाकों का केंद्र बताते हुए अमित शाह ने कहा कि दीदी से शासन में बंगाल में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बंगाल को दीदी भतीजे के संत्रास से मुक्ति मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डेटोनेटर और 27,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया है। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो न जाने कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती। पंजाब और हरियाणा समेत देश के कई हिस्सों में आज बैसाखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ये त्योहार खासकर कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दौरान पंजाब में रबी की फसल पककर तैयार हो जाती है। बैसाखी के साथ ही साथ मेषादी, बैसाखड़ी,
पुतांदु, विशु, नववर्ष और बोहाग बिहू भी मनाया गया। इस खास दिन पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और गुरुद्वारों में जाकर प्रार्थना करते हैं। बैसाखी के पर्व पर उत्तराखंड के हरिद्वार में हर की पौड़ी में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पावन गंगा में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक संदेश में वैशाखी, विशु, रोंगाली, बिहू, नववर्ष, बैसाखड़ी और पुतांदु पिरापू के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि त्योहार हमारे अन्नदाताओं की कड़ी मेहनत का पुरस्कार है और इससे मिलने वाली खुशी, समृद्धि और प्रगति का उत्सव है। राष्ट्रपति ने कहा कि त्योहार हमारे अन्नदाता किसानों के कठिन परिश्रम के प्रति सम्मान दर्शाने का भी अवसर है। जम्मू कश्मीर में उधमपुर के चेनानी गांव में बैन गांव के बेनी संगम में बैसाखी उत्सव के दौरान फुट ब्रिज गिर गया। घटना के दौरान 6 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कर्नाटक में सियासी पारा धीरे धीरे तेज हो रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल अपने अपने दांव लगा रहे हैं। सत्तारूढ़ दल बीजेपी और विपक्षी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बीजेपी के कर्नाटक प्रभारी अरुण सिंह ने शुक्रवार को कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आंतरिक लड़ाई के बीच 3 धड़ों में बटी हुई है। उम्मीदवारों के रूप में नए चेहरों को शामिल करने और पुराने लोगों को छोड़ने के बीजेपी के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए अरुण सिंह ने कहा कि हर किसी को चुनाव में टिकट नहीं मिल सकता है। चुनावी राज्य कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को एक करारा झटका लगा है। बीजेपी के पूर्व नेता और कर्नाटक के पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी के पूर्व नेता लक्ष्मण सावदी के कांग्रेस में शामिल होने पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि लगभग 60 से 65 निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस के पास उम्मीदवार तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बगावत केवल भाजपा में है। कांग्रेस और जेडीएस नेता भी बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व एमएलसी और कांग्रेस नेता रघु आचार ने बागी रुख अख्तियार करते हुए जनता दल सेकुलर का दामन थाम लिया है। वहीं प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में तेजी आ गई है। बीटीएम लेआउट निर्वाचन क्षेत्र से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार एम श्रीनिवास ने नामांकन दाखिल किया है। जेडीएस ने विधानसभा चुनाव के लिए 49 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। ये है भुलक्कड़ भास्कर। सॉरी भास्कर, ढक्कन लगाना भूल गया। भुलक्कड़ भास्कर, तुम्हें कहा था मेरे बेटे को घर ड्रॉप करवाना है और क्लाइंट को ऑफिस लाना है। आप में से किसी को पीएनबी का नंबर पता है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनवाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख सामने आने के बाद चुनाव आयोग अवैध धन और अन्य सामान के परिवहन पर लगाम लगाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसी क्रम में एसजे पार्क थाना पुलिस ने एक ऑटो से 1 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने सुरेश व प्रवीण नाम के 2 लोगों के पास से नकदी जब्त की और उनसे पैसे से जुड़े दस्तावेज बरामद नहीं हुए। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है। ताजा घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सीबीआई के मुख्यमंत्री को दिए गए नोटिस से उनकी पार्टी डरने वाली नहीं है।
यूपी के माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को मुठभेड़ में मार गिराए जाने के बाद यूपी में सियासत जोरों पर है। मुठभेड़ के बाद कुछ राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं। यूपी सरकार ने इन दलों पर पलटवार किया और कहा कि अपराधियों के समर्थन में जो राजनीतिक दल खड़े हैं उन्हें प्रदेश की जनता देख रही है। असद की मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक असद को 2 गोलियां और गुलाम को 1 गोली लगी थी जो इनके महत्वपूर्ण अंगों से निकली और इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों के ढेर होने के बाद से पुलिस को भरोसा है कि मामले में जांच में और तेजी आएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री और खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हमीरपुर के एक निजी कॉलेज में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने पात्र लोगों को निःशुल्क आंखों के चश्मे भी बांटे। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेत्र शिविर को संबोधित करते हुए कहा कि प्रयास संस्था ने सांसद मोबाइल योजना के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर जिस तरह से सेवा कार्य किया है वो काबिल तारीफ है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका और स्विट्जरलैंड में हाल के आर्थिक घटनाक्रमों से पूरी तरह अछूती है और वो इससे प्रभावित नहीं हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना बैठकों में शामिल होने के लिए RBI गवर्नर ने कहा कि देश की बैंकिंग सिस्टम जुझारू, स्थिर और दुरुस्त है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर है। वित्त वर्ष 2022-2023 में भारत ने वार्षिक निर्यात लक्ष्य को हासिल करते हुए करीब 14% की उछाल दर्ज की है। इसके साथ ही कुल निर्यात बढ़कर $770 अरब तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2022-2023 का लक्ष्य $750 अरब का था। सरकार ने तय लक्ष्य से $20 अरब अधिक निर्यात किया है। इससे पहले वित्त वर्ष 2022 में कुल $676 अरब का निर्यात दर्ज किया गया था। भारत का आयात भी 2022-2023 में 16.5% बढ़कर $714 अरब हो गया, जो कि 2021-2022 में $613 अरब था। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, फार्मा, रसायन और समुद्री उत्पाद के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से निर्यात अच्छा रहा है। देश के आयात में चीन की एक हिस्सेदारी 1 साल पहले के 15.4% से घटकर 2022-2023 में 13.79% हो गई है। इसमें उर्वरक और इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी सामग्री प्रमुख रूप से शामिल है। चीन को निर्यात 28% से घटकर $15.32 अरब रहा। 1 साल पहले ये $21.26 अरब था। अब सरकार ने 2030 तक एक्सपोर्ट को बढ़ाकर $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शुक्रवार को विदेश व्यापार नीति 2022-2024 फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 को जारी करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसका ऐलान किया। IMF ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर 6.1% से घटकर 5.9% करने के पीछे मुख्य वजह घरेलू खपत में आ रही सुस्ती और आंकड़ों में हुए संशोधन है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU की BER बैंकिंग के मुताबिक 2022 की दूसरी तिमाही में 2023 की दूसरी तिमाही के बीच भारत 6 पायदान ऊपर गया है। ट्विटर में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 20 अप्रैल को सभी लेगेसी ब्लूटिक मार्क हटने से पहले ट्विटर ने शुक्रवार को एक फीचर पेश किया जो पेड ब्लूटिक सब्सक्राइबर्स के लिए 10,000 कैरेक्टर्स वाले पोस्ट की अनुमति देता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 देशों ने वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को सशक्त करने में रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के मामले में सीमा पार भुगतान के मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। वाशिंगटन DC में उद्यमियों और नेताओं के रूप में महिलाओं को सशक्त बनाना विषय पर एक पैनल चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को ऋण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की बैठकों से इतर श्रीलंका ऋण मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधार और ऋण स्थिरता के लिए भारत की ओर से श्रीलंका को समर्थन देने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर मोजाम्बिक की राजधानी मापुतो पहुंचे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 132 किलोमीटर टीका बुजी नोवा सोफोला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में निर्मित बुजी ब्रिज का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, जो भारत मोजाम्बिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है।
विदेश मंत्री ने मापुतो में उच्चायुक्त द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। अपने संबोधन में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत मोजाम्बिक के ऐतिहासिक संबंधों के विस्तार से महत्व को रेखांकित करते हुए इसे और आगे ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत आज न सिर्फ अपने लिए बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए आवाज उठाता है। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। उत्तर कोरिया की सरकारी कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक एक दिन पहले उत्तर कोरिया में हुए परीक्षण के दौरान देश के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन, उनकी बेटी और बहन भी मौजूद थी। किम जोंग उन ने कहा कि नवीनतम प्रक्षेपण उत्तर कोरिया को कोरियाई प्रायद्वीप के लगातार बिगड़ते सुरक्षा वातावरण और अन्य दीर्घकालिक सैन्य खतरों से निपटने के लिए अधिक विकसित और उन्नत शक्तिशाली हथियार प्रणाली के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने की अनुमति देगा। पश्चिम टेक्सास में एक डेयरी फार्म में भीषण विस्फोट के बाद आग लग गई। खबरों के मुताबिक घटना में करीब 1800 मवेशियों की मौत हो गई। ये अपनी तरह की सबसे बड़ी घटना है। सोमवार को टेक्सास के डिविट में साउथ फोर्क डेयरी फार्म में धमाका हुआ। टेक्सास के अग्निशमन अधिकारी कारणों का जांच कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कोई भी कर्मी हताहत नहीं हुआ। हालांकि एक डेयरी फार्म कर्मी के झुलसने की खबर है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालत उसकी गंभीर बनी हुई है लेकिन स्थिर है। उत्तरी मैक्सिको में प्रवासी हिरासत केंद्र में आग लगने से 40 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रवासी भागने में असमर्थ थे क्योंकि आग लगने के समय सेल प्रभारी व्यक्ति वहां मौजूद नहीं था। यह घटना वर्षों में सबसे घातक प्रवासी त्रासदियों में से एक है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के अनुसार मैक्सिको और मध्य अमेरिका के प्रमुख ओलिवर डवाइस में प्रवासी हिरासत केंद्रों को लेकर पुनर्विचार करने की जरूरत है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021 की तुलना में पिछले साल 43% अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका की FBI ने पेंटागन के खास दस्तावेजों को लीक करने के संदेह में अमेरिकी एयर नेशनल गार्ड के सदस्य जैक टेक्सेरा को गिरफ्तार किया है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि टेक्सेरा को अनधिकृत निष्कासन और क्लासिफाइड राष्ट्रीय सुरक्षा सूचना की जानकारी देने के संबंध में गिरफ्तार किया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लूला डिसिल्वा चीन के दौरे पर हैं। शंघाई में लूला डिसिल्वा ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के साथ एक बैठक की और ब्राजील और चीन के बीच परस्पर संबंधों के महत्व पर जोर दिया। बोलीविया के पत्रकार एक संभावित कानून के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। पत्रकारों का कहना है कि नए कानून से देश में प्रेस की आजादी छिन जाएगी। बोलीविया के पत्रकारों के अनुसार नए बिल में एक पैराग्राफ शामिल है जो नस्लवाद या भेदभाव को बढ़ावा देने के लिए मानी जाने वाली रिपोर्टिंग के खिलाफ कार्रवाई को निर्धारित करता है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्सिंग हॉल और जूडो हॉल का उद्घाटन किया। इस दौरान खेल मंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट पर खिलाड़ियों के साथ हाथ भी आजमाए। खेल मंत्री ने कहा कि बैडमिंटन कोर्ट, बॉक्सिंग हॉल और जूडो हॉल के सामने आने के बाद न केवल हमीरपुर के युवाओं को इसका फायदा मिलेगा, साथ ही खेल मंत्री ने यह भी कहा कि इससे आसपास के क्षेत्रों में भी खेल और खिलाड़ियों के दोनों का विकास होगा। आईपीएल में शनिवार को 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिनके पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। घरेलू मैदान पर दूसरी जीत हासिल करने के इरादे से बेंगलुरु की टीम मैदान पर उतरेगी। शनिवार को दिन के दूसरे मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स के साथ होगा। आईपीएल में लखनऊ का इरादा जीत के सिलसिले को बरकरार रखने का होगा। वहीं पंजाब की टीम तीसरी जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी। गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या पर पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस मैच में गुजरात पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया था। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अमन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में किर्गिस्तान के अल्माज स्मानबेकोव को 9-4 से हराया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान दीपक ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। दीपक ने कजाकिस्तान के शुहराब बोजोरोव को शिकस्त दी है। असम ओलंपिक संघ ने विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन को सम्मानित किया है। इस अवसर पर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली नयन मोनी को भी सम्मानित किया गया।
स्पेन के राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। चोट से परेशान नडाल ने कहा कि वो अभी एटीपी टूर में वापसी के लिए फिट नहीं है। मोंटे कार्लो मास्टर्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त सर्बिया के नोवाक जोकोविच उलटफेर का शिकार हो गए हैं। इटली के 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी लोरेंजो मुसेट्टी के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 5वीं वरीयता प्राप्त रूस के आंद्रे रूबलेव ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया है। रूबलेव ने जॉन लेनार्ड स्ट्रफ को सीधे सेटों में 6-1, 7-6 से शिकस्त दी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड और सेविया के बीच यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल का पहले लेग का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा। इस मुकाबले में 2 गोल से बढ़त लेने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 2 ऑन गोल करके जीतने का मौका गंवा दिया। यूरोप लीग के एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में इटालियन क्लब यूवेंटस ने स्पोर्टिंग लिस्बन को 1-0 से हरा दिया। यूवेंटस की तरफ से दूसरे हाफ में गाती ने गोल किए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के क्लब अल नसर के कोच रूडी गार्सियो को कोच के पद से हटा दिया गया है। गार्सियो को 1 साल से भी कम समय में पद से हटाया गया है। चीन में महिला टेनिस की वापसी हो गई है। WTA ने साल 2021 में महिला युगल खिलाड़ी पेंग शुआई की सुरक्षा के चलते चीन में सभी महिला टेनिस खेल पर प्रतिबंध लगा दिए थे। तो एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।